हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सीलेंट यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों डेली की तरह यहाँ पर लेके आ चुका हूँ आपके लिए डीसी गणित से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास चलती है, तो सारे स्टूडेंट जुड़ जाइए। और जो लोग पहले जुड़ चुके हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और आज की जो हमारी वीडियो होने वाली है पार्ट 6 के अंतर्गत होने वाली है वीडियो, अर्थात पार्ट 5 मैंने पहले ही वीडियो कंप्लीट कर दिया है, मतलब कि 5 वीडियो मैंने पहले ही कंप्लीट कर दिया है डीसी गणित से। यदि आप वो वीडियो नहीं देखें और देखने की इच्छा रखते हैं तो लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन उन छात्रों के लिए जो छात्र इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं, आईटीआई में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से, उनके लिए बेस्ट है। और आईटीआई सेकेंड ईयर वालों के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो चलिए आज के क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 से पहला क्वेश्चन है, डीसी जनित्र में कौन सी क्षति लोड के साथ परिवर्तित होती रहती है? ताम्र क्षति या एडी करंट क्षति या हिस्टैरिसीस क्षति या वायु घर्षण क्षति? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिए। चलिए अभी बहुत ही कम लोग जुड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश कीजिए। और एक बार सभी लोग जितने लोग जुड़ चुके हैं वो शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ पाएँ। तो यहाँ पर दोस्तों सही हो जाता है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात ताम्र क्षति। दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों डीसी जनित्र में ताम्र हानि लोड के साथ क्या होता है, परिवर्तित होती रहती है। और इसके अंतर्गत जो आर्मेचर हानि होती है, ये ब्रश हानि सबके प्रतिरोध के कारण होने वाले जो विद्युत शक्ति होती है उसकी अवयव ही आपका ताम्र हानि कहलाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ए ऑप्शन जो दिया गया है ये आपका ऑप्शन नंबर ए हमारा क्वेश्चन के अनुसार बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? उम्मीद है आप किसी को भी इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 102 पे। इसमें क्वेश्चन है कि मशीन के चलती हालत में घिसने के कारण डीसी मशीन का कार्बन ब्रश छोटा हो जाता है। कितनी लंबाई पर ब्रश को बदलना चाहिए? मूल लंबाई से 1/2 या मूल लंबाई का 1/3 या मूल लंबाई का 3/4 या मूल लंबाई का 2/3? चलिए सभी लोग आंसर दीजिए। इसका कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी क्वेश्चनों का आंसर दीजिए। देखिए लाइव कितने लोग देख रहे हैं और आंसर कितने लोग दे रहे हैं, ठीक है? तो सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात मूल लंबाई का 2/3। अब दोस्तों देखिए कैसे, क्योंकि मशीन के चलती हालत में घिसने का कारण होता है डीसी मशीन का कार्बन ब्रश क्या होना, छोटा हो जाता है। और मूल लंबाई का ये 2/3 भाग ही ब्रश को बदलना पड़ता है यदि 2/3 भाग आ जाता है तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 103 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित्र का दिक् परिवर्तक अर्थात कम्यूटेटर घिसा हुआ पाया गया। सैंड पेपर का उपयोग निरर्थक है, सबसे उत्तम उपाय है। आर्मेचर बदल दिया जाए या कम्यूटेटर बदल दिया जाए या कम्यूटेटर को लेथ पर टर्न कर दिया जाए या कम्यूटेटर को सीटीसी से साफ कर दिया जाए। इसमें आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है? चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। देखिए दोस्तों जो लोग बाद में आंसर दे रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप 5 सेकंड के अंदर ही आंसर दीजिए। जो मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ उसी समय आप आंसर दीजिए, ठीक है? कुछ लोग क्वेश्चन बताने के बाद भी, अब जैसे क्वेश्चन नंबर 102 था तो वहाँ पर मैं बता दिया, अभी 103 शुरू कर रहा हूँ तभी यहाँ पर कुछ लोग पिछले क्वेश्चन का आंसर बता रहे हैं, तो ऐसा कुछ मत कीजिए। चलिए इसका सभी लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात कम्यूटेटर बदल दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा कैसे सही होगा, क्योंकि निरर्थक, ठीक है, निरीक्षण के दौरान किसी डीसी जनित का यदि दिक् परिवर्तक घिसा हुआ पाया गया तो जो सैंड पेपर होता है उसका उपयोग जो होता है निरर्थक है। और सबसे उत्तम जो उपाय होता है कम्यूटेटर को क्या कर दिया है, चेंज कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पे, 104 पे। कह रहा है क्वेश्चन, एक दिष्टि धारा जनित्र कार्य करता है किरचॉफ के सिद्धांत पर या स्क्रू के सिद्धांत पर या फैराडे के सिद्धांत पर या लेंज के सिद्धांत पर? दोस्तों आप ध्यान रखिएगा। चलिए सभी लोग पहले आंसर दे लीजिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इसके बारे में देता हूँ। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए।
देखिए दोस्तों, एक दिष्ट धारा जनित्र का जो कार्य होता है ये फैराडे के सिद्धांत पर ही आधारित होता है, ठीक है। और फैराडे के नियमानुसार हम कहते हैं कि किसी चालक को चुंबकीय क्षेत्र के क्षेत्र में घुमाते हैं तो चालक में फ्लक्स क्या होता है, लीक होता है, और जो कि गति में क्या करता है, निरंतर होने से विद्युत वाहक बल जनरेट होता है, जिसका सूत्र होता है ई बराबर एन डी फाई अपान डी टी होता है, ठीक है। इस सूत्र को ध्यान रखिएगा, इस पर हम आपको सवाल भी देंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि फैराडे के सिद्धांत पर, अर्थात एक दिष्ट धारा जो जनित्र का कार्य होता है ये फैराडे के सिद्धांत पर वर्क करता है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हमारा हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 105 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किसे अनिवार्यतः दिष्ट धारा की आवश्यकता होती है, प्रदत्ति की या चालक नियमांक की या कर्षण की या उपयुक्त सभी की। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सभी लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए सभी लोग इसका आंसर दिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्थात चाल नियामक। क्यों? क्योंकि दोस्तों चाल जो नियामक होता है इसमें अनिवार्य रूप से दिष्ट धारा वैद्युत की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा रीजन है, यहाँ पर रीजन ये होगा कि बिना डीसी सप्लाई के ये जो यंत्र है ये कार्य नहीं करता, इसको ध्यान रखिएगा। और इसमें जो यांत्रिक ऊर्जा उत्पन्न होता है उसमें डीसी सप्लाई के द्वारा ही ऊर्जा प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। बी ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट आंसर मारेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 106 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दिष्ट धारा जनित्र में निम्नलिखित के द्वारा कम्यूटेटर से धारा संग्रहित की जाती है, आर्मेचर से या बेरिंग से या सॉफ्ट से या कार्बन ब्रश से। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर, चलिए कुछ लोग आंसर दे रहे हैं, सभी लोग दे लीजिए आंसर। जितने भी लोग लाइव देखते हैं, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि डेली रात 8 बजे हमारी क्लास आती है, तो 8 बजे तक सभी लोग जुड़ जाया कीजिए, ठीक है। 8 बजे से क्लास हमारी स्टार्ट हो जाती है इलेक्ट्रीशियन थ्योरी सेकेंड ईयर की। देखिए यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर, अर्थात कार्बन ब्रश। अर्थात हम कहेंगे कि दिष्ट धारा जनित्र में कार्बन जो ब्रश होते हैं और जो कम्यूटेटर होते हैं इनमें से धारा संग्रहित की जाती है, और इन्हीं दोनों की सहायता से हम क्या करते हैं, एक दिशीय अगुण दिष्ट धारा मोटर में लगता है। और कम्यूटेटर का ये जो आपका कार्बन होता है, जो कार्बन ब्रश होता है, इसका दबाव बनाए रखने के लिए इसकी एक स्प्रिंग पत्ती का प्रयोग किया जाता है, जिसका 0.1 से 0.25 kg वर्ग सेमी तक इसको रखा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 107 पे। कह रहा है क्वेश्चन की डीसी शंट जनरेटर का क्रांतिक प्रतिरोध, जिसका प्रतिरोध है क्षेत्र या प्रतिपूरक ध्रुव या कम्यूटेटर या आर्मेचर। चलिए सभी लोग बताइए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों डीसी शंट जनरेटर का जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है वो फील्ड का प्रतिरोध होता है, और फील्ड का प्रतिरोध क्रांतिक प्रतिरोध से ज़्यादा प्रतिरोध होने की दशा में क्या होता है, जनरेटर वोल्टेज बिल्डअप नहीं करता है। इसलिए फील्ड का जो प्रतिरोध होता है ये क्रांतिक प्रतिरोध से हमेशा कम हो जाता है। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर। ए ऑप्शन यहाँ पर हम करेक्ट मारेंगे कि डीसी शंट जनरेटर का जो क्रांतिक प्रतिरोध होता है जिसका प्रतिरोध क्षेत्र होता है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 108 पे। कह रहा है क्वेश्चन डायनेमो एक मशीन है जिसका काम है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलना, या उच्च प्रतिरोध को निम्न प्रतिरोध में बदलना, या विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना, या यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। ये जो डायनेमो होता है इसका कार्य क्या होता है। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। जो डायनेमो होता है, पहले तो ये जान लीजिए डायनेमो एक मशीन है जो कि क्या करता है, ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और डायनेमो जो होता है ये जनरेटर का ही एक छोटा सा रूप है जिसको यहाँ पर डीसी जनरेटर कहा जाता है। मतलब कि इसको बेहद स्तर पर क्या कहा जाता है, डीसी जनरेटर कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार ऑप्शन नंबर जो हमारा डी दिया गया है, ये क्वेश्चन के अनुसार हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 109 पे।
क्वेश्चन नंबर 109 है दोस्तों कि डायनोमो परिवर्तित करता है। मैंने आपको अभी बताया थोड़ा सा डायनोमो के बारे में कि ये जो डायनोमो होता है क्या होता है, ये आपका यांत्रिक ऊर्जा को किस में परिवर्तित करता है, तो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। और इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा दिया गया है, तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, देख सकते हैं यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सी ऑप्शन करेक्ट मानेंगे। बहुत ही ईजी क्वेश्चन था, मैंने आपको ऊपर जानकारी इसके बारे में दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 110 पे कह रहा है क्वेश्चन कि 110 मेगावाट जनित्र का शीतलन साधारण खाली स्थान के द्वारा किया जाता है। नाइट्रोजन या हाइड्रोजन या भारी जल या हवा, किसके द्वारा ये किया जाता है। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 110 मेगावाट, ठीक है। जनरेटर का जो शीतलन होता है ये साधारण माना जाता है, सामान्य माना जाता है, हाइड्रोजन द्वारा होता है, ठीक है। और 100 मेगावाट से नीचे हवा का इसमें प्रयोग किया जाता है और इसमें फैन भी लगे होते हैं। और लेकिन जो इसका हाइड्रोजन कूलिंग होता है ये ज़्यादा प्रभावी होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा जो हाइड्रोजन दिया गया है ये ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अर्थात 110 मेगावाट जनित का शीतलन साधारण हाइड्रोजन के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 111 पे कह रहा है क्वेश्चन डीसी जनरेटर में ब्रश को रखा जाता है मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष अर्थात एमएनए के साथ या जो मेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के लंबवत या ज्योमेट्रिक न्यूट्रल अक्ष के साथ या मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष जीएनए के साथ। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है, एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग इसका आंसर दें। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, डीसी जनरेटर में ब्रश का जो प्रयोग होता है हमेशा एमएनए के साथ रखा जाता है, मतलब कि एमएनए के साथ होता है। और एमएनए जो होता है हमेशा परिणामी फ्लक्स के लंबवत रहता है। और किसी मशीन में जो ब्रश शिफ्ट होते हैं ये भी हमेशा आर्मेचर धारा के मान पर निर्भर करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, अर्थात डीसी जनरेटर में ब्रश को कहाँ पर रखा जाता है, एमएनए के साथ अर्थात मैग्नेटिक न्यूट्रल अक्ष के साथ रखा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं 112 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि एक आदर्श डीसी जनरेटर वह है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन खाली स्थान होता है अधिकतम या ऋणात्मक या शून्य या धनात्मक। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए, कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि आप आंसर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डेली लेके आता हूं और इस तरह के डेली क्वेश्चन पाने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसको दबाइएगा और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कीजिएगा। इससे आपको यही फायदा होगा कि आप डेली हमारे वीडियोज देख पाएंगे और वहाँ पर हर एक जानकारी आप पा पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर आपका सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि एक आदर्श डीसी जनरेटर वो जनरेटर होता है जिसमें वोल्टेज रेगुलेशन शून्य होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नो लोड से फुल लोड तक वोल्टेज में परिवर्तन शून्य के बराबर होता है और आदर्श डीसी जनरेटर में होने वाली जो हानि होती है वो भी आपकी शून्य होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। सी ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 113 पे कह रहा है क्वेश्चन एक डायनोमो 6 वोल्ट पर 0.5 एम्पियर धारा उत्पन्न करता है तो शक्ति 6 कितना होगा, 3 होगा या 0.083 होगा या 12 होगा या 36 होगा। कौन सा ऑप्शन आपको सही लगता है। एक बार सभी लोग क्वेश्चन को लगा लीजिए, उसके बाद मैं आपको लगा के दिखाता हूँ कैसे इसको आप लगाएंगे बिल्कुल आसान तरीका से। सभी लोग लगाइए, इसमें मैं आपको 10 सेकेंड का मौका देता हूँ। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है इसलिए मैं आपको 10 सेकंड का मौका देता हूँ। सभी लोग इसको लगाइए और यदि आपको कोई भी दिक्कत होती है तो आप पूछिए, मैं ज़रूर आपका रिप्लाई करूँगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। पहले यहाँ पर दिया क्या है, ये आपका भी का मान दे दिया गया। सबसे पहले एक डायनामो 6 वोल्ट मतलब कि भी का मान 6 दिया गया है और यहाँ पर दिया गया 0.5 एम्पियर मतलब कि धारा का अर्थात आई का मान दे दिया गया कितना 0.5 एम्पियर दिया गया है। और हमसे पूछ रहा है कि शक्ति 6 कितना होगा, अर्थात हमसे पूछता है यहाँ पर कि आर। पहले तो हमको आर का मान यहाँ पर निकालना पड़ेगा, उसके बाद यहाँ पर हमको लगाना पड़ेगा पी का मान। पी का मान यहाँ पर हमसे पूछ रहा है तो पी के लिए हमको आर का मान निकालना पड़ेगा। तो हमारा सूत्र होता है एक आर बराबर भी अपान आई, ठीक है। इसमें क्या होगा हमारा फ़ायदा, ये हमारा आर मालूम चल जाएगा। तो भी का मान यहाँ पर 6 है और
आई का मान कितना है 0.5 है, तो इसको भाग दीजिए कितना आ जाता है, तो ये आपका चला जाएगा कितना 12 ओम आ जाएगा। इसको भाग दे के देख लीजिएगा 12 ओम आ जाएगा। अब देखिए 12 ओम हमारा आर का मान मालूम चल गया और भी का मान हमारा 6 दिया गया है और आई का मान हमारा मालूम हो गया कितना, मालूम है 0.5 दिया गया है। अब हमको ज़रूरत क्या है, हमारा ज़रूरत है शक्ति मतलब कि पावर का मान ज्ञात करना। तो पी के बराबर हमारा होता है एक सूत्र भी स्क्वायर अपान आर होता है। पी बराबर भी स्क्वायर अपान आर एक हमारा सूत्र होता है। अब इसी सूत्र पे हम रख देंगे पी बराबर भी स्क्वायर का मान कितना है 6, 6 का यहाँ पर हम वर्क कर देंगे या 6 गुणे 6 कर दीजिए, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 गुणे 6 अपान यहाँ पर 12। ठीक है, आर का मान कितना हमने अब ज्ञात किया 12 ओम आया था, तो यहाँ पर हम 12 रख देंगे। अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर देखिए 36 हो जाए और यहाँ पर आपका हो जाएगा बढ़ते 36 मतलब कि 3 वाट आ जाएगा। अब देखिए ऑप्शन में हमारा कौन सा मैच करा है, तो ऑप्शन नंबर ए मैच करा है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर हम बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, क्वेश्चन नंबर 114 पे कह रहा है क्वेश्चन कम्यूटेटर अधिक गंदा होने पर उसकी सफाई की जाती है पानी से या भारी जल से या एसिड से या पेट्रोल से। ये तो बहुत ही एक तरकी क्वेश्चन हो गया, आप इसको बता सकते हैं, बहुत आसान है। देखिए कम्यूटेटर जो होता है ना ये गंदा होता है, तो इसको हम पानी से नहीं साफ़ करते हैं, ना ही एसिड से साफ़ करते हैं, ना ही भारी जल का प्रयोग करते हैं। इसमें हम पेट्रोल से साफ़ करते हैं। किससे साफ़ किया जाता है, पेट्रोल से किया जाता है। ध्यान रखिएगा हमेशा जो कम्यूटेटर होता है यदि अधिक गंदा होता है तो उसकी सफाई पेट्रोल से की जाती है और कार्बन जो ब्रश होते हैं हमेशा उसके ऊपर दबाव बनाए रखते हैं और इसका यही कारण होता है कि घर्षण से उस पर कार्बन जम जाता है, जिससे हम पेट्रोल के द्वारा साफ़ करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। कह रहा है क्वेश्चन कि बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में ब्रश किस पदार्थ के बने होते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पहला ऑप्शन देंगे कार्बन, बी ऑप्शन देंगे इस्पात और सी ऑप्शन देंगे कॉपर और डी ऑप्शन देंगे एल्युमिनियम। तो बड़ी क्षमता वाले जनरेटर में जो ब्रश होते हैं किस पदार्थ के बने होते हैं। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। जितने भी लोग लाइव देख रहे हैं सबसे रिक्वेस्ट है कि इस क्वेश्चन का आंसर आप जरूर दीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर कॉपर का। क्यों, क्योंकि बड़ी मशीनें वाले जो जनरेटर होते हैं उसमें जो ब्रश प्रयोग किया जाता है कॉपर का प्रयोग किया जाता है, अर्थात कॉपर का उसमें बना होता है। लेकिन जो छोटे होते हैं ठीक है उनमें कॉपर मतलब कॉपर Cu प्लस कार्बन हो जाता है ये होता है, और छोटी जो मशीन के ब्रश होते हैं उनमें कार्बन का प्रयोग किया जाता है। तो इसको ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 116 पे कह रहा है क्वेश्चन आर्मेचर प्रतिक्रिया किसके द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है। पश्च विद्युत वाहक बल का या आर्मेचर करंट का या कम्यूटेटर करंट का या काउंटर टर्क का। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए सभी लोग आंसर दे रहे हैं, सभी लोग आंसर दे लीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको डेली लेके आता हूँ और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है। जितने भी लोग लाइव है सबको मैं सूचित करता हूँ कि डेली रात 8 बजे आप आ जाइए और जब तक आपका एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होता है मैं आपको इसकी जानकारी देता रहूँगा। ठीक है, जो लोग इंस्टाग्राम पर फॉलो भी करना चाहते हैं इंस्टाग्राम पर फॉलो भी कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आर्मेचर करंट, मतलब कि आर्मेचर प्रतिक्रिया आर्मेचर धारा द्वारा स्थापित चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव है और ये किसी डीसी मशीन के में मुख्य फ्लक्स पर आर्मेचर फ्लक्स का जो प्रभाव होता है ही आपका क्या कहलाता है, आर्मेचर प्रक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है ये बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पे अर्थात 117 पे कह रहा है क्वेश्चन की डीसी जनित्र द्वारा जनित्र ईएमएफ निर्भर करती है इसकी प्रति ध्रुव फ्लक्स पर या केवल गति पर या फ्लक्स और गति दोनों पर या इनमें से कोई नहीं। चलिए एक बार सभी लोग इसका आंसर दीजिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है। ऑप्शन आपके सामने, क्वेश्चन भी आपके सामने, आप आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं, कोई ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो देखिए दोस्तों डीसी जनित द्वारा जो यहाँ पर जनित होता है ईएमएफ वो आपका फ्लक्स और गति दोनों पर निर्भर करता है। अर्थात आपको मैंने पिछली वीडियो में सूत्र बताया था ई बराबर P∅ZN/60 है। अब दोस्तों इसमें देखिए इसमें जो आपका पी दिया गया ये आपका पोल फाई मतलब कि फ्लक्स प्रति पोल दिया गया, जेड आपका दिया गया कुल चालक की संख्या, ए आपका समांतर पथों की संख्या है और एन जो है आपका क्या है, गति है। तो इस तरह इसको आप याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाता है कि फ्लक्स और गति दोनों पर ये क्या करता है, निर्भर करता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों। आइए
नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 118 पे। कह रहा है क्वेश्चन कि दृष्टि धारा जनित्र में कम्यूटेटर का एकमात्र उद्देश्य होता है निर्बाध निर्गत प्रदान करने के लिए या प्रेरित दृष्टि धारा को प्रत्यावर्ती धारा में बदलने के लिए या ब्रुशों को स्फुलिंग करने के लिए या प्रेरित व प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए। कौन सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है? चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो दृष्टि धारा जनित होता है उसमें कम्यूटेटर जो होता है वो एक उद्देश्य होता है, मतलब कि एकमात्र उद्देश्य प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को क्या करता है, दृष्टि धारा में बदलने के लिए होता है कम्यूटेटर। और जो कम्यूटेटर होता है एक कठोर आकर्षित ताम्र का बना होता है। यदि आपसे पूछ दिया जाए कि कम्यूटेटर जो होता है किस चीज़ का बना होता है, तो आप कहेंगे कि ये एक कठोर कर्षित ताम्र का बना होता है। और कम्यूटेटर जो ब्रश होते हैं इनके द्वारा ही डीसी मोटर में एक दिशीय आघूर्ण क्या होती है, प्राप्त की जा सकती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार हमारा ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया, ये डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाता है कि प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दृष्टि धारा में बदलने के लिए यहाँ पर कम्यूटेटर एकमात्र उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाता है। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 119 पे। कह रहा है क्वेश्चन किसी जनरेटर का विद्युत वाहक बल अर्थात ईएमएफ किस पैरामीटर पर निर्भर करता है, फ्लक्स प्रति ध्रुव पर या चालक के तारों की संख्या पर या ध्रुव की संख्या पर या उपयुक्त किसी पर भी नहीं। चलिए सभी लोग इसका एक बार आंसर दीजिए। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, किसी जनरेटर का ईएमएफ मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स चालक तार की संख्या फ्लक्स के ध्रुव और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है, मतलब कि ये फ्लक्स पर निर्भर करता है और ध्रुवों की संख्या पर निर्भर करता है। तो इस तरह यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर जो यहाँ पर ए दिया गया, बी दिया गया, सी, मतलब कि यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर दिया गया है। यहाँ पर उपयुक्त सभी पर नहीं, मतलब कि ये किस पर निर्भर करता है, तो ये किसी पर भी निर्भर नहीं करता, क्योंकि जो निर्भर करता है वो हमारा करता है किस पर, फ्लक्स प्रति ध्रुव पर और ध्रुवों की संख्या पर। और इसमें आपका कौन सा दिया गया, इसमें आपका सभी दिया गया है और इसमें आपका ऑप्शन दिया गया कि उपयुक्त किसी पर भी नहीं। तो यहाँ पर हमारा कोई भी ऑप्शन सही नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर दो हमारा ऑप्शन मैच करा है, इसलिए यहाँ पर हम मारेंगे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। क्लियर हो गया दोस्तों? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। कह रहा है क्वेश्चन अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है यदि डीसी जनित्र खाली स्थान के रूप में संयोजित हो, बाह्य उत्तेजित जनित्र या सरणि जनित्र या शंट जनित्र या अनन्य उत्तेजित जनित्र। चलिए सभी लोग इसका आंसर दीजिए। तो देखिए दोस्तों, अवशिष्ट चुंबकत्व का होना महत्वपूर्ण नहीं है कब, यदि डीसी जनित्र अनंत उत्तेजित जनित्र अर्थात सेपरेटरी एक्साइटेड जब जनरेटर होता है तब। तो यहाँ पर हमारा सही हो जाता है ऑप्शन नंबर डी अर्थात अनंत उत्तेजित जनित। तो यहाँ पर हम डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर मारेंगे। क्लियर होगा दोस्तों? तो आज के वीडियो में इतना ही क्वेश्चन कवर किया गया था। उम्मीद है आपको क्वेश्चन पसंद आए होंगे। पसंद आएंगे तो वीडियो पर लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और डेली रात 8 बजे हमारी क्लास शुरू होती है, जब तक एग्जाम आपका खत्म नहीं होगा तब तक ऐसी क्लासेस चलती रहेगी।